विजडम, हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, लेकिन आज यही सरकार 18 वर्ष पहले 21 वर्ष क्यों कर रही है? सोशल विजडम के अगेंस्ट जा रही है। बहुत से लोग हैं जो पारंपरिक ट्रेडिशनल के, वो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, वो सोशल विजडम का हिस्सा थी, लेकिन गलत था। तो हम आंख मूंद कर ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जो लोक नीति है, लोक व्यवहार है, वो सदैव अच्छा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। तो इसके लिए प्राइमा फेसी ढूंढने के लिए हमको छोटे छोटे दल बनाना पड़ेंगे कि ठीक है, इन मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे, इन पे हम पहले काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता होगी, और इस पर अगर हमको रिसर्च करना है, उसका प्रोटोकॉल लिखना बहुत कठिन काम है। इट्स नॉट ईजी, कि उसमें तरह तरह के बायस होते हैं, उसमें पहले से आपको तय करना पड़ता है कि सांख्यिकी गणनाएं आप कौन से मेथड से करेंगे। जब तक आप प्रोटोकॉल नहीं लिखेंगे, और उसके लिए आपको पैसा लगेगा, और खुश मनाइए कि आपको ग्रांट देने वाली सरकार है, तो इस तरह से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। बात करें कि एक तो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, एक रिसर्च बेस्ड की बात करी आपने, और एक एविडेंस बेस्ड की बात करी। तो सभी चिकित्सक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश नहीं कर पाते हैं। चिकित्सक का मेन काम जो है वो चिकित्सा है। अगर वो एविडेंस बेस्ड बात करते हैं तो क्या बुराई है? मतलब सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो रिसर्च आर्टिकल बना सकें या पब्लिश कर सकें, क्योंकि चिकित्सक और रिसर्चर्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सभी चिकित्सक रिसर्चर्स नहीं हो सकते, तो एविडेंस बेस्ड क्यों बेहतर नहीं है? मेडिसिन की आलोचना के अनेक भाषण और लेख मैंने पढ़े और सुने हैं, और एविडेंस बेस्ड की आलोचना में एक वैकल्पिक शब्द लाया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन, जो आप बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं जिनके पास खूब अनुभव है, वो कहते हैं कि मेरा अनुभव कहता है कि दवा काम करती है, लेकिन उसे वह मान्यता कभी नहीं मिलेगी जो एविडेंस बेस्ड को मिलेगी, रिसर्च को मिलेगी। आप कितने ही लाख, तो नहीं, कितने हजार मरीज आपने एक पर्टिकुलर बीमारी के ठीक किए, और आपको लगता है कि आपने किया है, ठीक है, आपका अनुभव आपको मुबारक है, लेकिन बाकी दुनिया को आप फोर्स नहीं कर सकते उसको मानने के लिए। अगर आप अपनी बात कहेंगे, आप कहेंगे मैं तो रिसर्च जर्नल में प्रकाशित नहीं कर सकता, ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आपके मरीज आपसे खुश हैं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात में वो वजन नहीं होगा जो किसी जर्नल में छपने के बाद होता है। देयर इज नो शॉर्टकट, उसका महत्व है, लेकिन जैसे ओलंपिक में होता है ना कि जो गोल्ड मेडल जीतता है उसकी पीढ़ी ऊंची होती है, और सिल्वर मेडल वाले को थोड़ा नीचे खड़ा होना पड़ता है, वो अंतर तो रहेगा ही रहेगा। सर, मैं डॉक्टर अशोक ठाकुर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सर, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए हम बात करते हैं, तो मेरे कई मित्र हैं जिनसे मेरी लगातार चर्चा होती है, और उनका हमेशा कहना है कि जो रिवर्स हम फार्मेसी करते हैं उसकी बजाय वो कंकशन ऑफ जो भी नेचुरल अपना प्रोडक्ट्स रहता है उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और उसके लिए उनके अपने तर्क होते हैं कि वो सबका मिल के जो काम इफेक्ट आता है उस पर वो बात करते हैं। तो मेरी एक सलाह भी है उसमें कि जो हम रिसर्च प्रोटोकॉल, जैसे सर ने बताया है कि जो हम रिसर्च प्रोटोकॉल में रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं, क्यों ना हम उन कंकशन के साथ शुरू करें। अगर हम उसके साथ शुरू करेंगे तो अगर हम उस चीज़ को स्थापित करेंगे तो पूरी दुनिया को हम बता सकेंगे कि किस तरह से ये दवाइयाँ काम कर रही है, एक चीज़। दूसरा, एक इसका जो ड्रॉबैक है, जैसे द्विवेदी सर ने भी बात की थी कि कई बार यहाँ पर कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छी चिकित्सा करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं और फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन नहीं करते हैं। इस वजह से बहुत सारा जो ज्ञान है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डोज, यानी जब हम एक कंकशन बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ की मात्रा को तय करें। अगर आपको लगता है कि उसमें एक चीज़ की मात्रा दो अलग अलग उसमें हो सकती है, तो रिसर्च प्रोटोकॉल में उसकी भी जगह होती है कि भैया आपने एक पर्टिकुलर औषधि लिए तो वो 5 ग्राम ली एक फार्मूले में, एक में 10 ग्राम ली, तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। और उन अलग अलग डोजेस की स्टडी करके, और अगर हम उस पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में काफ़ी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। हमारे अगले वक्ता हैं आप जैसे देख रहे हैं सारे पैथीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमने एलोपैथी के बारे में बात करी, आइए सर प्लीज। हमने आयुर्वेदिक के बारे में बात करी, अब हम चल रहे हैं होम्योपैथी के बारे में बात करने जा रहे हैं।
और हमारा जो टॉपिक रहेगा होम्योपैथी इन एप्लास्टिक एनीमिया। सर आपकी स्लाइड चेक कर ले, जब तक मैं आपके बारे में 2 मिनट बताना चाहूँगा। सर के बारे में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते हैं द्विवेदी साहब को। मैंने इनका नाम जानबूझ के पूरा पढ़ा, अश्विनी कुमार द्विवेदी साहब। इस नाम से मैं भी नहीं जानता था, मैंने आज पढ़ के बड़ा खुशी हुई सर के नाम को जान के। और आप बहुत सारी संस्थाओं के निर्देशक हैं, आप प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष भी हैं, इसके मानस सदस्य, वक्ता, संपादक, लेखक, कितनी सारी चीजें आपके साथ यूजुअली एक व्यक्ति में मिलना बड़ी मुश्किल रहती है। आपके बहुत सारे शोध पत्र एवं लेख हैं। अभी मैं देख रहा था आपका व्हाट्सएप पे आपको एक सम्मान, कई आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के आपको सम्मान भी मिले हैं। सर मैं यदि वो पढ़ने लगूंगा तो हम आपकी बात सुनने में लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं सीधे आप तक पहुंच रहा हूं और आपका स्वागत है। कृपया अपनी बात को चालू करें। अगले 20 मिनट में हम आपसे जानना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में और होम्योपैथी का रोल। थैंक यू सर जी। मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट में कंप्लीट कर पाऊँ। 1:55 हो रहा है। सर अभी तक हम लोग जो जानते हैं वो बहुत ही कॉमन तरीके से जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया मतलब अगर मैं बात करूं तो साधारण भाषा में रक्त अल्पता मतलब खून की कमी, और हमारे आवासीय सर बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो डायरेक्टली हमारे टिश्यू पार्ट को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जिसको नॉर्मल भाषा में सभी लोग जानते हैं एनीमिया के बारे में, तो मुझे एनीमिया पे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो हम जानते हैं एनीमिया की टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे कॉमन है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया मतलब कोई बात नहीं, ग्रेस मिल जाता है ना 2 मार्क्स का। सर एक तो है डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर में लगता नहीं है, उसके कारण जो डेफिशिएंसी होती है वो एनीमिया हो सकता है, या फिर हमको खाने में ही कमी रह जाती है उसके कारण जो डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है वो हो जाती है। दूसरा है हीमोरेजिक एनीमिया, तीसरा है हीमोलिटिक एनीमिया। बहुत कॉमन लोग जानते हैं सिकल सेल एनीमिया जिसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, और थैलासीमिया जिसमें हमारे जो फीटस रहते हैं उसमें फीटल हीमोग्लोबिन बाद में एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाना चाहिए, जो नहीं चेंज होता है, और दैट इज नोन एज थैलासीमिया। सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया ये दोनों ही अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है और स्टिल खोज जारी है। मुझे लगता है आज जैसे प्लेटफॉर्म इसके लिए ट्रीटमेंट अवश्य खोजने में सफल होगी। मैं जिस बीमारी पे बात कर रहा हूँ दैट इज अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक मतलब आप देख रहे हैं कि हमारे बोन मैरो से प्लेटलेट्स या इसका प्लेटलेट का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, या फिर आरबीसी का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, या फिर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। ये जो हमारा बोन मैरो है ये ब्लड बनाने की फैक्ट्री है। अगर मैं बोलूँ शरीर में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे सभी लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो है, और ये बोन मैरो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। होम्योपैथी से हमको इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और आज अपूर्व पौराणिक सर बात कर रहे थे कि रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर भी मैंने इस पे पब्लिश किए हुए हैं ऑलरेडी। Aplastic anemia develops when damage occurs to bone marrow, slowing down production of new blood cells. aplastic anemia कब डेवलप हो जाता है? जब हमारे बोन मैरो में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अभी मैं बात कर रहा था सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया का। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है? बाय बर्थ हमारी जो रेड सेल्स है, जो या तो डम्बेल शेप होना चाहिए या ओवल शेप होना चाहिए, वो उसका शेप चेंज हो जाता है और वो सिकल शेप ले लेती है, इसलिए दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। और थैलासीमिया में जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज नहीं होता है। ये दोनों ही बीमारियां बाय बर्थ होती है, इसलिए उसको अभी तक मेडिसिन से ट्रीट करने की सफलता नहीं मिल पाई है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बोन मैरो जब हमारा डैमेज हो जाता है
और बोन मैरो डैमेज हो जाने के कारण हमारा जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन से, और मैं काफ़ी केसेस ट्रीट कर चुका हूँ। क्या क्या कारण हो सकता है जिससे हमारा ये अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है? अगर मैं सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं उसके कारण की बात करूं तो जो कैंसर के पेशेंट को रेडिएशन कीमोथेरेपी दिया जाता है उसके बाद उनका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, कुछ केमिकल मेडिसिन हैं या जो केमिकल हमारे प्लांट्स में यूज होते हैं या फिर हमारे फलों और सब्जियों में यूज होते हैं, वो कुछ कारण हो सकता है। यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, वायरल इन्फेक्शन और अननोन फैक्टर्स। ऐसा बहुत सारा केसेस आया जहां पर एग्जैक्ट कारण अभी भी नहीं मिला। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो बहुत बार तो मरीज को पता ही नहीं होता है कि उसको अप्लास्टिक एनीमिया होता है। वो डॉक्टर को दिखाने चाहता है कि उसको कमजोरी आ गई या चक्कर आ गया, गिर गया, और उसके बाद उसको जब सीबीसी कराते हैं तब पता चलता है कि उसमें प्लेटलेट की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है। तो जो सिम्टम्स हैं उसमें फटीग है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है एंड रैपिड हार्ट रेट है। पेल स्किन है, फ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग इन्फेक्शंस, अनएक्सप्लेन्ड या इजी ब्रूइशिंग, नोज ब्लीडिंग या ब्लीडिंग गम्स। इस तरीके से देख रहे हैं छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि उनको नेजल ब्लीडिंग होती है, एपिस्टैक्सिस होती है, और उसको हम लोग बड़ी बीमारी नहीं मानते लेकिन वो आगे जाकर के बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि रोज जब हम टीथ को ब्रश करते हैं तो गम ब्लीडिंग होती रहती है और उसको भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो आगे चल करके अप्लास्टिक एनीमिया में चेंज हो सकता है। और अगर मैं बात करूं तो हमारी महिलाएं जो प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन को ध्यान नहीं देती हैं, कई सारी ऐसी पेशेंट आती हैं जिनको 3 महीने 6 महीने तक लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और वो ध्यान नहीं देती हैं। तो प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, स्किन रैशेस, डिजीनेस, हेडेक्स। इसके अलावा इसी तरीके का और एक प्रॉब्लम है जो है प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया दैट इज पीएनएच। पीएनएच और अप्लास्टिक एनीमिया दोनों एक साथ भी हो सकता है, और किसी को पीएनएच रहता है, किसी को अप्लास्टिक एनीमिया रहता है। Then another type is Fanconi's anemia, is also a rare inherited disease that leads to aplastic anemia. Risk factor क्या है? Use of some drugs such as chlorothianidol, which is used to treat bacterial infection, and gold compounds used to treat rheumatic arthritis. Certain blood diseases, autoimmune disorders and serious infections. उसके अलावा जो सबसे कॉमन देखने को मिला प्लास्टिक एनीमिया में कि जिसको पहले डेंगू हुआ होगा, डेंगू में जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो वो प्लेटलेट आगे जाकर के भी कम रहते हैं और धीरे धीरे अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा सम काइंड ऑफ स्किन ट्रीटमेंट, कई बार स्टेरॉइड्स डॉक्टर 15 दिन के लिए या 7 दिन के लिए लेता है और मरीज उसको कंटिन्यू लेते रहता है कई सालों तक, और दैट लीड्स टू अप्लास्टिक एनीमिया। इसी तरीके से कुछ पेन किलर्स हैं एंड एंटीबायोटिक्स। कई सारे बच्चे आते हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल से आते हैं, छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे, उनको बुखार हो गया, वो पास में जाकर के कुछ डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया, सोकल डॉक्टर से, उन्होंने उसको दवाई दिया और उसके बाद जब अगली सीबीसी कराई तो उसमें हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काफ़ी कम हो गया। दैट लीड्स टू अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया या तो धीरे धीरे स्लोली डेवलप हो सकता है या फिर सडन देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ क्रॉनिक डिसीजेस के ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है। इस तरीके के सभी तरह के काफी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड से। हम होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं सर? होम्योपैथिक मेडिसिन्स अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट द हेल्दी पोर्शन ऑफ द बोन मैरो टू इम्प्रूव सेल प्रोडक्शन। दिस में हेल्प टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सेल ट्रांसफ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो
या तो एटीजी ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं। इसका बहुत ही नोन जो ट्रीटमेंट है या तो साइक्लोस्पोरिन है या फिर एटीजी है। एटीजी ट्रीटमेंट लेकर के भी आते हैं और साइक्लोस्पोरिन भी लेकर के आते हैं। उसके बाद भी उनका प्लेटलेट नहीं बढ़ता है और हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद उनको उनके शरीर में प्लेटलेट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो हमारी मेडिसिन क्या करती है, हमारी मेडिसिन जो बोन मैरो का बचा हुआ पोर्शन है जो स्टिमुलेट किया जा सकता है उसको इमीडिएट स्टिमुलेट कर देती है और जो प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन है उसको तुरंत रोक देती है, जिसके कारण प्लेटलेट तुरंत बढ़ जाता है। सर आपने देखा होगा कि डेंगू के केसेस में जब लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं और अस्पताल में एडमिट होने के साथ साथ प्लेटलेट लगाया जाता है, प्लेटलेट लगाने के बाद भी जब प्लेटलेट नहीं बढ़ता है तब हमारे पास आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए और हम लोग होम्योपैथिक देते हैं ट्रीटमेंट और नेक्स्ट डे ही 25,000, 50,000, 80,000 तक प्लेटलेट बढ़ जाता है अगली रिपोर्ट में उसी अस्पताल में एडमिटेड पेशेंट पे। तो ये क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारी मेडिसिन तुरंत डिस्ट्रक्शन को रोक देती है। अगर डिस्ट्रक्शन रुक जाएगा तो अगले दिन ही उसको रिपोर्ट्स में प्लेटलेट बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि प्लेटलेट का जो लाइफ स्पान है दैट इज 2 to 3 days फिजियोलॉजिकली। तो इसका मतलब है कि रोज हमारे शरीर में 1.5 लाख 2 लाख प्लेटलेट पैदा होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो है प्लेटलेट का रेंज दैट इज 1.5 lakhs to 4 lakhs। तो 1.5 lakhs to 4 lakhs हमारे शरीर में होना चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए। और डिस्ट्रक्शन इतना फास्ट हो जाता है डेंगू में कि उसका 20,000, 25,000, 10,000 पर आ जाता है और प्लेटलेट लेने के बाद या तो बढ़ता ही नहीं है या कुछ मात्रा में बढ़ता है कुछ दिनों के लिए। प्लेटलेट नहीं बढ़ता है तब वो लोग फिर से हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं और हेमेटोलॉजिस्ट जब बोन मैरो बायोप्सी करते हैं तो उनको बताते हैं कि अब ये डेंगू नहीं है, अब ये अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। और जब वो लोग ट्रीटमेंट वहाँ देते हैं या बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, बार बार प्लेटलेट चढ़ाते हैं या एसडीपी देते हैं, उसके बाद भी जब मरीज को आराम नहीं होता है तब मरीज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की ओर आते हैं। मरीज कभी भी डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के पास ट्रीटमेंट के लिए। जब हमारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ये बोल देते हैं कि अब आपका हमारी इस चिकित्सा पद्धति में कोई इलाज संभव नहीं है, आप या तो योगा नेचुरोपैथी अपनाइए या फिर भगवान को याद करिए, तब वो लोग होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक। दोस्तों अगर मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ये बोले कि हमारे पास ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है तो कोई भी मरीज मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ करके नहीं जाएगा। जब वो लोग ये बोल देते हैं कि आपका इस बीमारी का इलाज हमारे पास संभव नहीं है तब वो लोग होम्योपैथिक या आयुर्वेद को अपनाते हैं। और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इन चिकित्सा पद्धतियों के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मुझे नहीं मालूम कितने रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, लेकिन एविडेंस बेस्ड ज़रूर आज भी देखने को बहुत मिलता है। अभी अवाशा सर बता रहे थे कि रेस्पिरेटरी का केसेस बता रहे थे। मैं रेस्पिरेटरी आज मेरा टॉपिक नहीं है। अस्थमा के काफ़ी सारे केसेस जिसमें बच्चों को इन्हेलर देते थे पेरेंट्स, एक जेब में रखने के लिए और एक बैग में रखने के लिए कि पता नहीं कब उसको ज़रूरत लग जाए। ऐसे कई सारे मरीजों को हमने होम्योपैथी से इन्हेलर से छुटकारा दिलवा दिया है। Homeopathy is beneficial in countering side effects associated with the conventional therapy, control bleeding disorders associated with the aplastic anemia, balance disturbed immunity। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो ब्लीडिंग को तुरंत स्टॉप कर सकती है। हमारे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स आते हैं ब्लीडिंग पाइल्स लेकर के, जो कई सालों तक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ब्लीडिंग से निजात नहीं पाते हैं। हर दिन जब वो सुबह लैट्रिन के लिए बैठते हैं तो ब्लीडिंग होती है। ऐसे मरीजों को हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है। और ऐसे ही मैं बात कर रहा था मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की। बहुत प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेकर के हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उनको होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उनका ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाता है। व्हाट एवर मे बी द कॉज, जो भी कॉज रहता है ब्लीडिंग बंद हो जाता है। ऐसे ही मैं एपिस्टेक्सिस की बात कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं हिमेचुरिया की बात कर सकता हूँ। यूरिन में कई बार पेशेंट्स का ब्लड जाता रहता है, उसको पता नहीं होता है। जब जांच कराता है तो देखता है यूरिन में और ब्लड उसको मिल जाता है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे डॉक्टर बोलता है कि आपके यूरिन में ब्लड जा रहा है और फिर वो लोग दवाई खोजते खोजते हमारे पास आ जाते हैं और हम लोग दवाई देते हैं और
ब्लड आना बंद हो जाता है। द मेडिसिन इज हेमामिलिस। होम्योपैथी में एक मेडिसिन है हेमामिलिस जो ब्लीडिंग को तुरंत रोक सकती है। अपलास्टिक एनीमिया का चूंकि डॉक्टर भार्गव सर ने बोला था कि अगर आप कुछ मेडिसिन बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो फेरम मेटेलिकम इज द मेडिसिन जो हमारे मरीजों के सिम्टम्स पे काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सिम्टम्स था अपलास्टिक एनीमिया का, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है मरीजों को, एक तो उनका ब्लड सेल नहीं बनता है, प्लेटलेट नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, आरबीसी नहीं बनता है, और दूसरी जो सबसे कॉमन समस्या आती है कि चूंकि उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और बार बार बुखार आने लगता है। तो फेरम मेटलकम इज द मेडिसिन जो ब्लड सेल्स बढ़ाने के साथ साथ उनको बुखार से भी बचाती है। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन मेडिसिन है सिनकोना बार्क या सिनकोना ऑफिशिनालिस, दैट इज चाइना। चाइना इज द मेडिसिन जो ब्लड प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, और चाइना इज द मेडिसिन जिससे होम्योपैथी इजाद हुई थी। ये मलेरिया के साइड इफेक्ट्स को भी ठीक करती है। मलेरिया में जब मॉडर्न मेडिसिन का और ट्रीटमेंट लेकर के आता है मरीज, तो उसके साइड इफेक्ट को भी कम करने के लिए चाइना यूज की जाती है, और ब्लड प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेटम म्यूरेटिकम। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको क्रॉनिक हेडेक रहता है या माइग्रेन रहता है, वो पेशेंट्स जब एंटीपायरेटिक लेते रहते हैं। ऐसे भी पेशेंट आए सर मेरे पास जो एक दिन का 6 कॉम्बीफ्लेम खाते थे। मैंने बोला एक दिन का 6 कॉम्बीफ्लेम खा रहे हो तो तुम्हारे पेट का क्या होगा या किडनी का क्या होगा? बोले सर उसके लिए तो हम सुबह उठ करके रोज पेंटोसिड खा लेते हैं। तो एक दिन का 6 कॉम्बीफ्लेम भी मैंने होम्योपैथी से छुड़ाया है। तो दैट इज द नेटम म्यूरेटिकम, बहुत ही मोस्ट कॉमनेस्ट मेडिसिन है हेडेक की, और ये ब्लड सेल्स को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन मेडिसिन है दैट इज फास्फोरस, इफेक्टिव फॉर पर्निशियस एनीमिया, नमनेस ऑफ द हैंड्स एंड आर्म्स, लॉन्ग लास्टिंग डायरिया एंड वीकनेस। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो मेडिसिन है वो केवल सिम्टम बेस्ड ही नहीं काम करती है, इन्वेस्टिगेशंस पे भी उतना ही खरी उतरती है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूँ तो फास्फोरस लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और बहुत जल्दी वो एनीमिया से छुटकारा दिला देती है। यस, एल्यूमिना इज द मेडिसिन जो हमारे डाइजेशन की अगेन मेडिसिन है, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है और खाना नहीं पचता है, उसके कारण अगर एनीमिया हो जाता है तो एल्यूमिना इज द मेडिसिन। अनदर मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम, जो मैं कोविड में भी बात करूंगा। बहुत ही अच्छी दवाई है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कई सारे बीमारियों से बचाती है। उसके अलावा एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस को भी कम करती है। कई बार हमको मरीज ठीक करने से ज़्यादा उसमें आस जगाना, उम्मीद जगाना कि आप ठीक हो सकते हो, वो बहुत बड़ा काम होता है, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम भी हेल्प करती है। इसके अलावा कैलकेरिया फास्ट बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। अनदर इज कैलकेरिया कार्ब। नेक्स्ट मेडिसिन नाइट्रिक एसिड, जो हम लोग ब्लीडिंग पाइल्स के लिए यूज करते हैं, ब्लड को रोकने का भी काम करती है, ब्लड को बढ़ाने का भी काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन पल्सेटिला। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो मिट्टी खाना चाहते हैं या चाक खाने की आदत रहती है, उन पे ये दवाई काम करती है। नेक्स्ट इज कालीकार। अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो जिनको अपलास्टिक एनीमिया रहता है उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है या फिर उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। मैंने रेटाइनल हीमोरेजेज भी देखा है, आँख से ब्लीडिंग होते रहता है। ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके लिए जो हम मेडिसिन देते हैं दैट इज आर्निका। Conclusion: homeopathy can cure aplastic anemia if the doses are properly and prescribed homeopathic medicines are taken on the basis of investigation reports. हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम होता है। हम उनको उस समय होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी सलाह देते हैं। और जो अभी तक हमारे पास पेशेंट्स आए उसमें प्लेटलेट काउंट 500, 800 और 1000 लेकर के आए, जबकि नॉर्मल 1 लाख, 1.5 लाख के ऊपर होना चाहिए, 1.5 लाख से 4 लाख होता चाहिए। इस तरीके का हमारा बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जिसमें मैं एक रिसर्च पेपर यहाँ पे शो कर पा रहा हूँ टाइम के कारण। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं। मैं एक पेशेंट का बताना चाहता हूँ जो 2019 में हमारे पास आई थी, जिसका
हीमोग्लोबिन 3.5 ग्राम था और प्लेटलेट 10 ग्राम था, और आज इस लड़की का प्लेटलेट मोर देन 1.5 लाख है और हीमोग्लोबिन मोर देन 3 लाख है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं। इसका रिपोर्ट्स भी सारा डला हुआ है। पहले उसको जल्दी जल्दी ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता था। 6 महीने 8 महीने के ट्रीटमेंट के पास उसको ब्लड और हीमोग्लोबिन नहीं लगाना पड़ा, और आज लगभग 1.5-2 साल हो गया, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं काफ़ी सारे मरीजों के अवेयरनेस के लिए काम करते रहता हूँ। प्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया का मैं लोगों को बहुत साधारण तरीके से बताता हूँ कि गुड़ चना खाइए, एनीमिया भगाइए। सबसे आसान तरीका है हमको प्रॉपर तरीके से डाइट का ध्यान रखना। मैं और एक टाइप है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, दैट इज ITP। अनदर टाइप इज सिम्टम्स मोर और लेस सेम ही है, तो इसलिए सिम्टम्स में मैं नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, दैट इज MDS। सिम्टम्स सबके लगभग सेम है, सब एक्सीडेंटली भी पता चलता है मरीजों को, कॉजेज भी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पैनसाइटोपेनिया। जब RBC, WBC और प्लेटलेट तीनों कम हो जाता है तो कंडीशन इज नोन एज पैनसाइटोपेनिया, और बहुत ही विकराल कंडीशन हो जाती है, जिसमें RBC 800 से भी कम आ जाते हैं और WBC 300 से कम आ जाते हैं, और लिम्फोसाइट कई बार 90 तक आ गए हमारे पास, और न्यूट्रोफिल 20 या 10-12 ऐसा लेकर के आते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल 40 to 60 होना चाहिए और लिम्फोसाइट अप टू 40 होना चाहिए। तो इस तरीके के पैनसाइटोपेनिया के भी काफ़ी केसेस आते हैं। क्यों हो रहा है गॉड नोस। और जो डाइट है वो ये है, अगर आप देखें तो जो हमारे घर में अवेलेबल है, मैं उसी की बात करता हूँ। देसी भुना हुआ चना और गुड़, गर्म दूध के साथ हल्दी, बादाम भिगोई नहीं, रोस्टेड मैं बोलता हूँ, सोयाबीन रोस्टेड, पालक, पपीता, पिंड खजूर, सत्तू गुड़ के साथ, गेहूं का दलिया गुड़ और दूध के साथ, आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी, गाजर, चीकू, चुकंदर, सेब, अनार, किशमिश, खारक, मुरक्का। जो लोग नॉन वेज ले सकते हैं उनके लिए अंडा या मछली। कहने का मतलब ये है कि अगर रिच प्रोटीन डाइट और आयरन डाइट हम लेंगे तो हमारे शरीर में बोन्स बेहतर होगी और ब्लड बेहतर होगा। आज हम जिस मौसम में बात कर रहे हैं, ये ठंड का मौसम है, दिसंबर के मौसम में बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वज या हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग ठंड के सीजन में गुड़ का लड्डू बनाते थे ड्राई फ्रूट के साथ। वो गुड़ का लड्डू 2 महीने खाते थे और साल भर बीमार नहीं होते थे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती थी, हमारे शरीर में ब्लड बेहतर बनता था और हम बीमार नहीं होते थे। आप देखेंगे कि इसी सीजन में गुड़ की चिक्की बनती है या गजक आता है, तो ये सारा क्यों ऐसा बनता है? ड्राई फ्रूट और गुड़ में आयरन है, ड्राई फ्रूट में प्रोटीन है, तो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इस तरीके से अगर हम लोगों को बताएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बीमार नहीं होंगे। हमारी जिम्मेदारी केवल इतना ही नहीं है इलाज करने तक की, हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम लोगों को एनीमिया के प्रति अवेयर करें और लोग बीमार ही नहीं हो। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 13 ग्राम के ऊपर रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बेहतर रहेगी। बहुत सारी बातें हुई अभी कोविड में, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। कोविड में इम्यूनिटी की बात हुई, इम्यूनिटी पहले से ही चली आ रही है, इम्यूनिटी कोई आज कोविड में नहीं आ गई। तो अगर हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। थैंक यू सर, इतना समय आवाज को बढ़ाइए थोड़ा सा। आपने सर बहुत समय से और बड़े सुंदर जानकारी दी। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, मेरे परिवार में आज भी मेरे पिताजी मेरे से इलाज लेने के बदले आप जैसे सीनियर होम्योपैथिक से ये बहुत ही सक्सेसफुल और बड़ी पॉपुलर और बड़ी साधारण सी सिंपल सी पैथी है, जिसको बहुत लोग दिल से पसंद करते हैं ऑनेस्टली, और आज भी इसके चाहने वाले और इसको यूज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपने इतनी सरलता से और खान पान, वो तो आज हम लेट हो गए, नहीं तो ठाकुर साहब खाने में आगे ही रखवाते तो हम लंच पे लोग पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन लेके आपसे बात नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन आंसर्स लंच टाइम पे आप प्लीज रखने के बाद फिर सर से बात करें। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की खबर है कि मैं प्लास्टिक एनीमिया पे बहुत काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी जर्मनी की या जापान की यात्रा में गए थे, वहाँ पे एक साइंटिस्ट से मिले थे जो सिकल सेल एनीमिया पे काम करता है। मैं लोकसभा में उनका स्पीच देखा तो मैंने उनको एक लेटर लिख दिया कि हमारे देश में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और मैं ऐसा प्लास्टिक एनीमिया पे काम कर रहा हूँ। तो वहाँ से लेटर दौड़ते दौड़ते
हमारे मध्य प्रदेश के आयुष विभाग में पहुंचा और उसमें मांगा गया कि जो आपने लेटर लिखा मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस को भेजिए। तो सर मैं काफ़ी सारे मरीज जो ठीक हो गए अश्विन कुमार द्विवेदी जी पर हम सबको गर्व है। तालियों के साथ इतना और आपको फिर बार-बार सुनेंगे कि कोविड में भी आप हमारे साथ बात करेंगे। सर आपको बहुत-बहुत आभार है। थैंक यू। अब जो आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यायामात लभते स्वास्थ्य दीर्घायुष्यं बलं सुखं आरोग्यं परं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम्। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हमारी ओर से आप सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपका आहार गलत है तो औषधि सार्थक नहीं होती। यदि आपका आहार उचित है तो औषधि की आवश्यकता नहीं होती। अब हम आप सभी को सहभोज के लिए आमंत्रित करते हैं। सहभोज की व्यवस्था न्यू एकेडमिक लॉबी में की गई है। आपके किट में कूपन उपलब्ध है, कृपया इसका उपयोग करें। हमारा कार्यक्रम 45 मिनट बाद पुनः प्रारंभ किया जाएगा। आप अगर मेरा एक सुझाव है कि वातज पित्तज कफज ऐसा कुछ पैरामीटर्स अभी इसके सॉफ्टवेयर्स भी निकल आए हैं नाड़ी के, ओके है ना। तो मैं तो खुद देखती हूँ, उसके साथ साथ मैं सॉफ्टवेयर से भी आप लोगों को दिखाती हूँ ऑन पेपर कि आपका ये बढ़ रहा है, ये आपका पित्त बढ़ रहा है, आपका कब बढ़ आप रहा एक है। शब्द आप यूज कर रही थी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, क्या बोल रही थी आपको? सॉफ्टवेयर है सर, अच्छा। नाड़ी का सॉफ्टवेयर होता है। आपने एक वर्ड और कुछ बोला था? सत्वा जय चिकित्सा। सत्वा, वो तो सर मैं अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ उसको। जी, सत्वा जय चिकित्सा, सत्वा जय चिकित्सा सर। सत्वा जय चिकित्सा। Exactly. वो क्या चीज है? उसमें इमोशंस आपके बहुत मैटर करते हैं। Okay. आप जिस तरह से पेशेंट के साथ पेश आते हो। मैं यह शेयर करना चाहूंगा, कोविड में 10 दिन तक यदि कोई मरीज अंदर बंद रहे, उसके घर वाले उसको न देख सके न वो उसको देख सके, वो सीनियर आदमी हो, सारी दुनिया से कट जाए, धूप हवा का तो मालूम नहीं क्या है, घर का खाना तो मिलता नहीं कई बार, तो कहीं ना कहीं इस पर डिप्रेशन और परेशानी आती है। और मेरे ख्याल से आप जो बात कर रही हैं वो उसमें के लोगों मैं के वो भी बात कर रही हूँ सर। और उसके पहले अगर हम बार बार कोरोना 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 जी, बोले, जी। उसके बजाय अगर हम इम्यूनिटी 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 बोले तो वो चीज हमारे तरफ अट्रैक्ट होगी। कई लोग टीवी में ही कोरोना देख देख के बीमार हो गए थे, इतना सारा टीवी वाले बता रहे हैं। हाँ, और वो कोरोना सोच सोच के लोगों को ज्यादा कोरोना हुआ। हम ये देखते हैं कि अगर अंधेरे में पीछे से कोई अपने को भौ भी कर देता है तो हमारे हार्ट बीट्स रुक जाते हैं। एब्सोल्युटली, मैं मानता हूँ आपकी बात। और कोरोना में यही हुआ, कोरोना सोच सोच के हम लोग ज्यादा इफेक्ट हो गए। उसके बाद सर जो हमारे पुरखों ने जो बताया था कि रोज नहाओ, रोज हाथ पैर धो लो, कोरोना ने भी वही बात सिखाई है कि बार बार हाथ धो लो। हम लोग तो वही बोलते थे ना कि बाहर से आओ पैर धो लो, बाहर से आओ हाथ धो लो, रोज अर्ली मॉर्निंग नहाओ। ऐसा नहीं कि नहाने की वैलिडिटी 24 आवर नहीं रहती है। आप मानेंगे नहीं, हम कोविड के टाइम 3-3, 4-4 बार गर्म पानी से नहाना पड़ता था जब घर जाते थे, लेकिन आप जो बता रही हैं वो आम जनता के लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि सर वो डर के मारे नहा रहे थे, उसके बजाय हम अगर इसका अपने को अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करके अगर हम नहाए, बजाय कि हम फियर में नहाए, हम एक अपने कॉन्फिडेंस के लिए अपना मन अच्छा रखने के लिए अगर हम नहाते हैं तो वो उसका फायदा अलग होता है। उसका फायदा अलग होता है। एब्सोल्युटली। कि बजाय कि हम फियर में रहे, हम एक कॉन्फिडेंस में रहे। अखिलेश, एक छोटी सी चीज में लगा दी मैंने, गिलोय, बहुत बातें हुई है इस बारे में, प्लीज इस पर 2 मिनट में आप फटाक से बताइए। गिलोय के बारे में आप काफी सारे लोग को जानते हैं जो इस सर से जी। भारत सरकार गिलोय को राष्ट्रीय औषध बनाने की तैयारी कर रही है और सारा ड्राफ्ट बन भी चुका है, क्योंकि इतनी फंटास्टिक मेडिसिन है कि इसको दर्दनाशक के रूप में लिया सकता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है, इस बीमारी में एंटीवायरल का प्रयोग कर रही थी। जब आपने जो आरोग्य ग्राम सर जो हॉस्पिटल्स में जाता था उसका नाम था आरोग्य कषाय। उसमें शॉर्ट, काली मिर्च, पिपली, हरीद की, घुमावल की, गिलोय और मुलेठी जो दवाइयाँ थी वो स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं। भारत सरकार ने उसका प्लान बनाया, उसके बाद में हमने यूज किया और डेफिनेटली ये वायरस को खत्म कर रही थी लगातार और उनके अच्छे इफेक्ट भी सामने आए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि गिलोय को लगातार प्रयोग में लेना चाहिए। और जैसा लेकिन सर इसके बनाने के, इसको यूज में लेने के अलग अलग मेरे को लगता है आपको इसकी हमारी अलग क्लास लेनी पड़ेगी। हल्दी, गिलोय, आपने काढ़ा, मेरे ख्याल से अपन कभी कल का टाइम मिला, कल कभी ना कभी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। सर आप सभी वक्ताओं से बाद में क्लास लेने के बोल रहे हैं, लेकिन क्लास तो होगी ना बाद में।
ये मेरे को ये बता रहे हैं कि आप वादे कर रहे हो और धीरे से। अखिलेश भाई, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है और 2 दिन का टाइम दिया, 5 दिन की कॉन्फ्रेंस होती तो मैं 1-2 दिन पूरी वर्कशॉप आपसे बनवाता या किचन में बैठा के आपसे बनवाता। आपको आमंत्रित करेंगे हमारे कॉलेज में, आप आइए देखिए एक बार। एक ऐड करना चाहूँगी जी। जो भी आप काढ़ा ले रहे हैं, च्यवनप्राश खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू रीजन और आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से ही लीजिए। मैं मानता हूं। अपने मन से कुछ मत करिए। न सिर्फ ये योगा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, हम अपने आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मैंने कभी कोशिश नहीं करी कुछ भी कर। आपको बहुत सारे नाम बताए, मैं आपके नुकसान नहीं करूंगा, उनको याद कर लिए मैंने, लेकिन यूज नहीं करूंगा। वो दवाइयां आपकी परमिशन के बिना कोई नहीं लेता। तो हम मूव करते हैं दूसरे पार्ट पे। सर आइए प्लीज। द्विवेदी साहब हमारे साथ एक विख्यात होम्योपैथ हैं हमारे साथ, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं और अगले 2 से 5 मिनट में हमको कुछ भी बताएंगे कि कोविड में, सर आपको लक्षण वगैरह नहीं जानने, आप सीधे ये बताइए कि होम्योपैथी की क्या दवाइयां लेने से हम बच सकते हैं या हमको नहीं होगा, यदि हो जाएगा तो हम क्या उससे। मैंने आपके निर्देशानुसार प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड ऐसे, लेकिन 5 मिनट टाइम, 5 मिनट 5 मिनट हो जाएगा, बता दो। सॉरी, टाइम कांस्टेंट है हमारे पास। कुछ बच्चों के प्रेजेंटेशन है, इसके बाद सबको देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। जब देश में कोविड नहीं था तब से मैं कोविड के लिए काम कर रहा हूँ। ये हमारी मीटिंग थी 28 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत CCRH का हेडक्वार्टर है। हमारी मीटिंग जो है ईयरली मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में आयुष मंत्रालय से फोन आता है DG को कि आप लोग को कुछ कोरोना पर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तो पहली बार कोरोना उस दिन सुना था 28 जनवरी 2020। सर दवाइयां बताओ हमें, कौन-कौन सी काम की है। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि आर्सेनिक एल्बम इज द मेडिसिन जिसको लोगों ने लिया जाना चाहिए। तो 28 जनवरी 2020 को हम लोगों ने आयुष मंत्रालय को अपना डिसीजन भेजा और उसके आधार पर 29 जनवरी को एडवाइजरी जारी हुआ। एडवाइजरी जारी हुआ और पूरे देश ने आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग किया। आर्सेनिक एल्बम इज द मेडिसिन जो आर्सेनिक पॉइजन से बनी हुई है। राइट। और जब हमारी कलेक्टर के साथ मीटिंग थी तो हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर VP पांडे साहब ने एक प्रश्न उठाया कि आर्सेनिक पॉइजनस है और उसको सबने नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम यही जानते थे कि आर्सेनिक से तो टॉक्सिसिटी होती है। ये थोड़ा वापस जाएगा वापस। जी, उसके राइट एंड लेफ्ट। तो हमने क्या किया कि आर्सेनिक को कैट में टेस्ट कराया। आर्सेनिक एज ए मेडिसिन पॉइजनस है या नहीं है, उसका कैट का हमारे पास रिजल्ट है। ये दिस इज द रिजल्ट। आर्सेनिक एल्बम जो मेडिसिन थी उसमें 2 ppb, 2 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक की मात्रा पाई गई, जबकि WHO ने डिफाइन किया है कि किसी भी पार्ट में अगर 10 पार्ट्स पर ppb मतलब 10 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक होता है तो वो पॉइजनस नहीं है। और जो ड्रिंकिंग वाटर आता है हमारा, जो नगर निगम हमको सप्लाई करती है, उसमें 6 पार्ट्स पर ppb आर्सेनिक पाया जाता है, मतलब 6 पार्ट्स पर बिलियन। और हमारी जो मेडिसिन थी, ये आप देखेंगे तो ये आर्सेनिक मेडिसिन कैट में टेस्ट की गई। सर डरने की बात नहीं है, यूज करना है। कितने डोज में करना है, कितने दिन करना है? नहीं, क्यों करना है वो भी तो समझ लीजिए। जी बताइए। हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उससे भी ज्यादा सेफ है आर्सेनिक एल्बम एज ए मेडिसिन, क्योंकि पानी में 6 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक है और इसमें 2 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक है। तो इसलिए कोई भी यूज कर सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन यूज कर सकती है, बच्चे यूज कर सकते हैं। हमने इसको न्यू बॉर्न को भी खिलाया है, मतलब बिना किसी डॉक्टर को दिखाए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और हमने इसको रिसर्च पेपर में पब्लिश भी कराया, जैसा कि हमारे सुबह के सेशन में बोला जा रहा था इस तरीके से। और हमने आर्सेनिक एल्बम हमारे यहाँ के DIG जो अभी कमिश्नर बन गए हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सभी पुलिस वालों को देने के लिए। इस तरीके से हमने मरीजों को दिया और सेंट्रल जेल को हमने अवेलेबल कराई। सेंट्रल जेल में 2570 कैदी थे, इन्होंने सबके लिए उन लोगों जिसमें से 40 कैदी पॉजिटिव आ गए। तो सेंट्रल जेल के सुप्रिंटेंडेंट का फोन आया कि सर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने क्लिनिक खुलवाया, क्योंकि क्लिनिक तो बंद थी। 2500 डोज। सर उनको क्या फायदा मिला? कैदी लोगों को हुआ? कैदी लोगों को 6 महीने बाद का ये सर्टिफिकेट उन्होंने जारी किया। 2500 कैदियों को जिनको आर्सेनिक एल्बम दी गई थी, किसी को भी पॉजिटिव नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। इस तरीके से उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। हमने अप्रैल में उनको दिया था और ये दिसंबर में उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया। तो 2500 लोगों पे एक
साथ ये ट्रायल है जिसमें से किसी को ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, evidence based दैट्स ग्रेट। और नेक्स्ट दवाई कौन सी है? नेक्स्ट इस तरीके से हमने बहुत सारे जी, लोगों को अगली दवाई बताइए। और मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट जहां पर हमने होम्योपैथी के लिए गवर्नमेंट से लक्षणों के आधार पर मेडिसिन डिसाइड करवाया। बचाव के लिए आर्सेनिक एल्बम, जो लक्षण रहित कोविड है उसके लिए आर्सेनिक ब्राइनिया कैम्फोरा, हल्के माइल्ड सिम्टम्स वालों को इस तरीके से आर्सेनिक जैसिमियम ब्राइनिया रस्टाक्स फास्फोरस फेरम फॉस, और मॉडरेट के लिए अलग, एंड कोविड में जो उसके पोस्ट कोविड वालों के लिए अलग। इस तरीके से पूरा प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय मध्य प्रदेश ने जारी किया ऑन द बेसिस ऑफ आयुष मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा आपसे सवाल है सर जी, कि क्या ये किट हम लोगों को, आम जनता को मिल सकती है? क्या बिल्कुल मिल सकती है, यूज कर सकते हैं मेरा प्रिस्क्रिप्शन? बिल्कुल मिल सकती है। क्योंकि अभी फिर पक्की बात है अगले 1-2 महीने में हमारी मुलाकात होने वाली है ओमिक्रॉन जी से, तो उस टाइम हम क्या तैयारी रखें? हम बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारे इस लेटर पर ये वल्लभ भवन में फाइल चली थी जिसके आधार पर पूरे मध्य प्रदेश को होम्योपैथी और काढ़ा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसके लिए मैंने तो एक तो आपकी आर्सेनिक मेरे को याद हो गई, एक आपकी प्रोटोकॉल याद हो गया, और इसके अलावा क्या बताएं? एक ब्राइनिया अल्बा है, एक रस्टाक्स है, और सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है दैट इज कार्बोवेज, जिसमें लोगों को श्वास की परेशानी ज्यादा हो जाती है। कार्बोवेज, ओके, कार्बोवेज। ये वेजिटेबल चारकोल से बना हुआ है। ये ज्यादा महंगी तो नहीं है दवाई? नहीं, बहुत सस्ती है, और आपको तो बहुत सस्ती मिल तो मेरे जाएगी। ख्याल से ये अपने लिए एक नया, आज सबके पास एक जादू की चीज मिली हम लोगों को। हम लोग प्लीज वी आर गोइंग टू यूज इट। और क्या है, बचाव के हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है। बचाव के लिए आर्सेनिक एल्बम इज द ओनली मेथड जिसको सभी मंत्रियों ने यूज किया, नेताओं ने यूज किया, डॉक्टरों ने यूज किया, जनरल पब्लिक ने यूज किया, क्योंकि उस समय न तो वैक्सीन थी, न तो सबके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, न मास्क था, न कुछ भी था। तब से आर्सेनिक एल्बम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा और कुछ कोविड से रिलेटेड चीज आप जानकारी? हाँ बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ। अगले 1-2 मिनट में बताइए। हमने ये कलेक्टर साहब ने हमारे जो अस्पताल था उसको ग्रीन श्रेणी का अस्पताल डिक्लेयर किया, तो हमने योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी से Excellent. वहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट किया। 10 अप्रैल 2020 से लगातार करते आ रहे हैं। ये हम पेशेंट की बात कर रहे हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद 75% लंग अफेक्टेड था, उसको 1 महीने का होम्योपैथिक दवाई दिया, लंग 100% नॉर्मल आ गया। ये देखिए सिटी स्कैन है 12 अक्टूबर 2020 का, जिसमें दिख रहा है 70 to 75 लंग पैरेन्काइमा में उसको कोविड के सिम्टम। मैं आपकी बात समझ गया, मतलब जिनको पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस है उनके लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ व्यवस्था है जिससे वो एक महीने बाद का ये है, लगभग 1 महीने कुछ दिन का, 1 महीने 10 दिन का, ये 100% नॉर्मल होगा। और म्यूकोरमाइकोसिस के मैं सिम्टम्स पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं म्यूकोरमाइकोसिस का एक पेशेंट दिखाना चाहता हूँ आपको। इसके बारे में आखिरी में इलाज बता दें एक बार, तो फिर आपकी बात। ये पेशेंट है मिस्टर शर्मा, ये एमजीएम में ही एडमिट थे, मैंने ही एडमिट कराया था। इसको जब सबसे पहली बार ये इस तरीके का इन्फेक्शन है जो मैडम बता रही थी कि अपर पैलेट में आता है और उसका स्प्रेड बहुत फास्ट हो जाता है, ऑन द सेम डे मैंने उसको बेलाडोना और मर्कसॉल दिया, जो हमारी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन है मर्कसॉल। उससे उसका स्प्रेड रुक गया। इस तरीके से देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है, स्प्रेड कम हो गया। उसके बाद मैंने प्रिकॉशनरी तौर पे यहाँ पे एडमिट कराया और इसके लिए कंटिन्यूस में डीन साहब से बात करते रहा और ये बच करके डिस्चार्ज हो करके घर पे आ गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मैंने पोस्ट कोविड मरीजों को सिरोधारा कराई। ये हमारे सेंटर की ही तस्वीर है जहाँ पे मरीज स्ट्रेस लेकर अपने को एम्फोटेरेसिन भी या जैसे कभी कोई चीज की भगवान न करे फिर जरूरत पड़े तो साहब की सेवाएं अपन जरूर लें। और मैं एक किताब लिख रहा हूँ कोरोना के साथ और कोरोना के बाद। मैंने आपका परिचय दिया था, आप किताब राइटर, बहुत बड़े आर्टिस्ट और बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं। बहुत बहुत तालियों से स्वागत करता हूँ। अब हम फाइनली एक पॉइंट पे आते हैं। मैंने जैसी बात करी थी, जैसे हमने 4 विधाएं टॉक बात करी थी, वैसे ही हम एक आखिरी और चौथी विधा पे आ रहे हैं, योगा। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि यदि आप प्रतिदिन कुछ इसमें के व्यायाम करते हैं, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों को, हमारे चेस्ट को और हमारी सांस लेने की गति को प्रभावित करता है। क्या हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं? हमारे साथ योगेश जी ओझा जी बैठे हैं, जो मुंगेर के, मैंने आपको बोला, वहाँ के स्टूडेंट और वहाँ के अब एक टीचर हैं। इनके साथ हम जैसे कई सारे लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस करते हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि 5 मिनट में हमको आप बताओ कि क्या आसन हम करें जिससे हम अपने आप को बचा सके और यदि है तो हम उससे निकल सके।